Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Universal E-Learning. My name is Bilal Ghafoor Warsi. I am your chemistry teacher. जैसा कि आपको पता है कि हमने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री वाला आर्टिकल स्टार्ट किया हुआ था। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री वाले आर्टिकल में हमने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होती है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी प्रिंसिपल क्या है और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उस सारी चीज़ को हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था। उस आर्टिकल की एक चीज़ बाकी थी, उसको हम सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेथड्स टू सेपरेट आइसोटोप्स, कैसे हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, आया कि फिजिकल मेथड यूज़ होंगे या फिर केमिकल मेथड यूज़ होंगे। तो क्या हम आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए केमिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। क्यों नो है? जैसा कि आप जानते हैं कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इस वजह से हम आइसोटोप्स को केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिर हम आइसोटोप्स को कैसे सेपरेट करेंगे? बाय फिजिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए, फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स, तो इसमें अगर हम बात करें तो फिजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं उसको हम वन बाय वन यहाँ पे लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ये, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले लिख रहे हैं थर्मल डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, गैसियस डिफ्यूजन, गैसियस डिफ्यूजन, लेजर सेपरेशन, लेजर सेपरेशन, सेपरेशन। इसके अलावा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, और 6 पे है हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो ये हमारे पास 6 मेथड हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, आइसोटोप्स को सेपरेट करवा सकते हैं। ये फिजिकल मेथड हैं आइसोटोप्स को सेपरेट करने के। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास की, कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास ये आइसोटोप्स की जो आइसोटोपिक मैसेज हैं उनको यूज़ करते हुए और रिलेटिव अबंडेंस को यूज़ करते हुए हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आता है। यानी किसी भी एलिमेंट का वो मास जो आइसोटोपिक मैसेज और रिलेटिव अबंडेंस को यूज़ करते हुए हमारे पास आता है, उसे हम नाम देते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जरा इसकी डेफिनेशन को। द मास ऑफ एन एलिमेंट which is obtained by using isotopic masses and relative abundance of isotopes। तो ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन है। तो अब हम देख लेते हैं इसका फार्मूला
एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने अगर लास्ट टाइम में बात की जाए तो हमने ग्राफ बनाया था मास स्पेक्ट्रम जो कि नियॉन के आइसोटोप के लिए। तो हमारे पास नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, नियॉन, टेन 20, नियॉन 1021, नियॉन 1022। तो अगर हम बात करें इनकी रिलेटिव अबंडेंस की, तो जो फर्स्ट वाला आइसोटोप है नियॉन का, इसकी हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस होती है 90.92। जो सेकंड वाला आइसोटोप है हमारे पास, इसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है 0.257। जो तीसरा आइसोटोप है इसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है 8.82। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब ये कैसे फाइंड होगा, हम क्या करेंगे, हर आइसोटोप की जो मास है उसको उसके रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। देखते हैं कैसे होगा ये सब। सबसे पहले आइसोटोप का मास है 20, वो हमने यहाँ पे लिखा। इसकी परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस जो है वो 90.92। सेकेंड वाला आइसोटोप हमारे पास जिसका मास 21 है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस 0.257। तीसरा आइसोटोप उसका मास 22 और उसकी परसेंटेज 8.82। इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर। उसके रिजल्ट में जो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा उसको हम देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। एवरेज एटॉमिक मास, तो ये हमारे पास आते हैं 20.18 AMU। ये हमारे पास आ गया एवरेज एटॉमिक मास। ये नियॉन के एक आइसोटोप का मास नहीं है, ये नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो है ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि नियॉन जो है उसके क्या किसी एक आइसोटोप का मास 20.18 AMU हो सकता है, तो ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि ये नियॉन का एक एटम का मास नहीं है, ये उसका एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को याद रखिएगा क्योंकि एग्जांपल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैसे फाइंड की जाती है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में अगर हमने एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है, वो कैसे हम फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला है वो हमें याद रखना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड is equal to the mass of element in that compound over molar mass of compound, molar mass
ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100 mass of element in compound। तो ये फार्मूला हमारे पास, किसी भी एलिमेंट की अगर परसेंटेज निकालनी है किसी भी कंपाउंड में, उसके लिए क्या करेंगे, उस एलिमेंट का मैस लेंगे कि कंपाउंड में उस एलिमेंट का मैस कितना है, और उसको डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मैस पे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उस एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी। जैसा कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर, एग्जांपल है हमारे पास H2O की। हम चाहते हैं वाटर में हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इन H2O कैसे फाइंड होगी। इस कंपाउंड में अगर हम देखें ऑक्सीजन का मैस कितना है, 16। ऑक्सीजन के एक एटम का मैस होता है 16, और कंपाउंड हमारे पास है H2O, इसका मैस हमारे पास कितना आ जाएगा, H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम का मैस 2, ऑक्सीजन के एटम का मैस 16, टोटल ये हमारे पास हो गया 18। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 18 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास देख लेते हैं इसकी परसेंटेज क्या आती है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, तो ये हमारे पास आ जाएगी 88.8%। तो इस तरह से हम परसेंटेज को फाइंड करते हैं। सेम ऐसे ही आप इसमें जो हाइड्रोजन है उसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अब परसेंटेज के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में हमने परसेंटेज को देख लिया है और एवरेज एटॉमिक मास को देख लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक डिफरेंस करने जा रहे हैं, वो डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस है, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरी तरफ हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। मैट्रिक में भी आप ये वाला आर्टिकल पढ़ चुके हैं, तो उसी इंफॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए हम इन दोनों टर्म को डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे, हमें क्या बताते हैं, एग्जाम्पल देखते जाते हैं, साथ साथ उनके पॉइंट लिखते जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास रेशो क्या आती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की। तो कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल रेशो आ रही है। किसी भी कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं उसमें एटम्स की जो एक्चुअल रेशो है वो हमें क्या बताती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बताती है। तो यहाँ पे जरा हम साथ साथ इनकी डेफिनेशन भी लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या बताते हैं, एक्चुअल रेशियो के बारे में, टेल अस अबाउट
actual ratio of atoms, actual ratio of atoms present in a molecule, present in a molecule of compound, यानी किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एटम मौजूद हैं उन एटम्स के दरमियान एक्चुअल रेशियो से जो हमारे पास फार्मूला होता है उसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जैसे यहाँ पे ग्लूकोज था, एक्चुअल रेशियो हमारे पास ये थी, इस एक्चुअल रेशियो से हमारे पास फार्मूला क्या बनता है C6H12O6, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या बताता है, एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बता रहा होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए मजीद सिंपल रेशियो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। हाइड्रोजन के 6 एटम है, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 1 द 6, तो ये हमारे पास मजीद सिंपल रेशियो आ गई। इस सिंपल रेशियो से जो फार्मूला हमारे पास बनेगा उसे हम नाम देंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला में क्या बताता है, टेल अस अबाउट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, number ratio of atoms present in a molecule, present in a molecule। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब अगर यहाँ पे देखिए एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या होगा, ग्लूकोज का कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अब इसके रिलेटेड मजीद पॉइंट देख लेते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको हम डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइंड डायरेक्टली, जबकि जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसको हम डायरेक्ट एलिमेंटल एनालिसिस से भी फाइंड कर सकते हैं और कंबस्शन एनालिसिस से भी फाइंड कर सकते हैं। कैन बी डिटरमाइंड by elemental analysis, by directly elemental analysis। अब अगर हम मजीद देखें तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास इसके। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है इसका, तीसरा पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए यूज होता है, ठीक है, जबकि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो दोनों कंपाउंड के लिए होता है, यानी आयनिक कंपाउंड के लिए भी और कोवैलेंट या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए, यानी ऑल कंपाउंड के लिए हम एम्पिरिकल फार्मूला की टर्म यूज करते हैं, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये टर्म सिर्फ और सिर्फ यूज होती है मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला is only used
फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए यूज होता है। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला में हम बात करें तो इट इज यूज फॉर ऑल कंपाउंड, फॉर ऑल कंपाउंड्स। तो ये इनके बारे में 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट इनकी डेफिनेशन हो गई, 3 पॉइंट हो गए। लास्ट पे इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट पे हमारे पास एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में भी हमने ग्लूकोज वाली एग्जाम्पल को देखा। तो उसमें हमने क्या चीज़ देखी कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारे पास क्या आ रहा था, C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H6O12। C6H12O6। अब अगर हम इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको देखें, एम्पिरिकल फार्मूला, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आता है CH2O, एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, CH2O। इसके अलावा अगर हम देखें बेंजीन को, तो बेंजीन की का फार्मूला आपको पता है, बेंजीन का जो फार्मूला है उसमें हमारे पास C6H6 होता है, C6H6। इसमें अगर हम देखें तो 2 ही एटम है, एलिमेंट हैं कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के भी 6 एटम। तो ये हमारे पास H1 रेशियो है। इससे फार्मूला क्या बन रहा है, C6H6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, वो हमारे पास क्या आ जाता है, C6H6, C6H6। और अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगी। तो इससे फार्मूला क्या बन रहा है, कार्बन भी एक, हाइड्रोजन भी एक। तो फार्मूला हमारे पास आ गया CH। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, of benzene is CH। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया। तो इसमें अगर हम देखें मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है इसमें रेशियो भी H1 होती है और वो भी होल नंबर में होती है, H1 होल नंबर में होती है रेशियो।
तो आज के लेक्चर में हमने किन चीज़ों को डिस्कस किया उनको एक बार देख लेते हैं, समराइज़ कर देते हैं। आइसोटोप्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो मेथड हमने देखे। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने आइसोटोप्स को सेपरेट कर लिया था, उनको सेपरेट किया था, लेकिन वो मेथड कौन से होंगे, फिजिकल होंगे या केमिकल होंगे, उनकी बात हमने आज की। उसके बाद हमने एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हमने परसेंटेज को देखा। परसेंटेज के बाद हमने मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला का डिफरेंस देखा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला को पढ़ेंगे और उसके स्टेप्स को हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।